Assalamualaikum, I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start the exercise of our chapter AC circuit. इसमें भी हम अपनी एक्सरसाइज को डिवाइड कर रहे होंगे तीन पार्ट्स में कि हमारा पहला पार्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस का, और लास्ट पार्ट में हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है द एसी सिस्टम इज प्रेफर्ड टू डीसी सिस्टम बिकॉज, कि हम एसी सिस्टम को प्रेफर क्यों करते हैं डीसी सिस्टम पे। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। AC voltage can be changed in magnitude, DC motor angular velocity is affected badly, high voltage transmission is less efficient, या domestic appliances require AC voltage for their operation। बेसिकली ना हमारे पास एक ये जो इसका डी पार्ट है ये भी किसी ना किसी तरीके से ठीक है कि हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज होती हैं ये AC वोल्टेज को प्रेफर कर रही होती हैं, मगर आजकल हमारे पास मॉडर्न एरा में DC अप्लायंसेज भी आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इन चारों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम AC को क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं तो वो यही है कि जो AC वोल्टेज कैन बी चेंज इन मैग्नीट्यूड। सो राइट ऑप्शन इज ए, AC वोल्टेज कैन बी चेंज इन मैग्नीट्यूड। हमारा दूसरा क्वेश्चन है अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर, कि हमारा जो कैपेसिटर है वो इंसुलेटर होता है किसके लिए। ये चीज़ आपको पता है कि हमारे पास जो AC होता है वो अपनी पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर रहा होता है, और जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुआ होता, बल्कि उसके अंदर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जब भी डायरेक्ट करंट उसमें यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है तो वो फ्लक्स को जनरेट नहीं करता, तो हमारे पास वो उसके साथ एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा होता है। तो हम लिख सकते हैं अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट, जो हमारा ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5√2a, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास 5√2 एम्पेयर्स उसकी पीक वैल्यू है। द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ करंट विल बी, इसमें जो RMS वैल्यू होगी वो कितनी होगी। आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हमने RMS वैल्यू निकाली तो हमने क्या किया, उसको √2 से डिवाइड कर दिया, और जब हमने उसको √2 से डिवाइड किया जो हमारे पास उसका स्क्वायर था वो हमारे पास क्या होगा, √2 से कट जाएगा और हमारे पास 5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर एम्पेयर, जो हमारा राइट ऑप्शन है डी, दैट इज 5 स्क्वायर एम्पेयर। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास इन चोक कॉइल द रिएक्टेंस XL एंड R रेजिस्टर R, के हमारे पास जो चोक कॉइल होता है उसमें हमारे पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का आपस में क्या कम्बिनेशन होगा। आपको ये चीज़ पता है कि हमने जो चोक था ना ये हमने इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा था, और इंडक्टिव सर्किट में ये चीज़ आपको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की डोमिनेंसी होती है और रेजिस्टेंस से वो कई गुना ज़्यादा होता है। सो अवर राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि XL इज ग्रेटर देन R। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन RLC circuit the capacitance is made 1/4 when in resonance, then what should be the change in inductance so that the circuit remains in resonance। कि आपको ये चीज़ पता है कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम्स है, तो कह रहा है कि इंडक्टेंस कितनी होगी, और आपको ये चीज़ पता है कि रेजोनेंस में हमारे पास कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को इक्वल रखा जाता है, तो वो भी हमारे पास 4 टाइम्स होगी। सो हमारे पास इसका ऑप्शन है ए, 4 टाइम्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन AC सिस्टम वी जनरेट साइन वेव्स बिकॉज इट कैन इजीली ड्रॉ, इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, या इट इज नेचर स्टैंडर्ड, या अदर वेव्स कैन नॉट प्रोड्यूस्ड इजीली। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं ना इसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही होती है। अब डिस्टर्बेंस की वजह से होता है क्या है कि हमारे पास जो AC सिस्टम है ना वो साइन वेव्स को जनरेट करता है जो हमारे पास अप एंड डाउन आ रही होती हैं। हमारे पास हाफ साइकिल में अप होती हैं और अगले हाफ साइकिल में ये डाउन होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी, के इट प्रोड्यूसेस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज एट रेजोनेंस इज 0, पाई, -पाई या पाई/2, कि हमारे पास फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में रेजोनेंस के टाइम पे कितना होगा। ये चीज़ आपको पता है कि रेजोनेंस में हमारे पास जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है, और जो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं उसमें हमारे पास वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, और अगर वो इन फेज है तो इट मीन्स हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 20 sin 157t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, कि हमारे पास इसमें क्या होगी 50, 25, 100 या हमारे पास 75 हर्ट्ज। आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, और यहाँ से हम V0 की वैल्यू निकाल के और 2πf के जरिए यहाँ से f इजीली निकाल लेंगे, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर तुम्हारा ऑप्शन आएगा 25 हर्ट्ज, जो हमारा बी ऑप्शन है। अब स्टार्ट करते हैं अपना 9th नंबर क्वेश्चन कि इन RL सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हमारे पास RL सर्किट में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। L एंड R ओपोजिज ईच अदर, या R वैल्यू इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी, या हमारे पास द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी। अब
हमसे वो पूछा कि आरएल सर्किट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर में भी इस चीज़ को सीखा था कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सएल जो होती है वो इक्वल होती है 2πfl के। ठीक है जी, इसमें एफ को मैंने इंक्रीज किया तो मेरे पास एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और करंट इज कंप्लीटली नोन इफ वी नोन इज, कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट कब कंप्लीटली नोन होंगे, क्या क्या हमें इसमें पता होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, इफेक्टिव वैल्यू या बोथ ए एंड बी। कि हमें पूछ रहा है कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है तो क्या हमें वोल्टेज और करंट की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। ये ए ऑप्शन है, या फिर हमारे पास वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी एंड फेज या फिर इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू होती है। हमें कंप्लीट वैल्यू तब पता चलेगी जब हमें मैक्सिमम वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज, क्योंकि आपको ये चीज़ याद होगी हमारे पास जो इसका फार्मूला था वो ये था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब वी नॉट हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कह रहे होते हैं, जबकि ओमेगा जो है हमारे पास ओमेगा टी जो है वो फेज और फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ओमेगा इन टर्म्स ऑफ 2πf भी होता है, तो फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों की चीज़ चाहिए होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अगर हमें सारी की सारी चीज़ें पता होंगी तब हम ये कह सकते हैं कि हमें इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज्ड, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल ने क्या चीज़ इसमें सबसे ज़रूरी जनरलाइज की थी, कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फैराडेज लॉ या एम्पेयर्स लॉ। इस चीज़ को हमने देखा था कि हमारे पास जो आई है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल था, और ये चीज़ सबसे पहले हमारे पास एम्पेयर ने स्टडी की थी। तो मैक्सवेल ने इसी चीज़ को जनरलाइज किया था। सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज एम्पेयर्स लॉ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है तो इसमें कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। इसमें जो चीज़ नहीं चेंज होगी, क्योंकि रेडियो वेव्स एक्सरेज वगैरह का ताल्लुक ही नहीं है, तो वो हमारे पास जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होगी वो होगी अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज अल्ट्रासाउंड वेव। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है, द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज, कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें वोल्टेज और करंट आपस में इक्वल हो तो इसमें पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इन्होंने ऑप्शन 0 भी दिया है और 1 भी दिया हुआ है। यूजुअली स्टूडेंट जब भी इस क्वेश्चन को देखता है वो 0 पे टिक कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट इन फेज है तो इट मीन रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, इन रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास एंगल इसके अंदर 0 होता है, लेकिन पावर फैक्टर जो होता है ना वो हमारे पास कॉज एंगल होता है, और आपको ये पता है कि कॉज 0 की वैल्यू होती है 1। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज 1। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आई होप आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे।